हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 करने वाले हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में करने वाले हैं। सो आप सबका फुल अटेंशन मुझे चाहिए जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। और इसमें हम चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, समझेंगे। बहुत कम से कम पेन और पेपर का यूज करेंगे। पहले हम अंडरस्टैंड करके लेंगे कि ये चीजें क्या है, रियल नंबर क्या है, उसके अंदर में जो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और उसका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी। सो ये क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। जस्ट आप चेक कीजिए कि रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर यहाँ पे हम समझते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में, आप सबके डे टू डे लाइफ में जो भी नंबर्स आप यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट हम लोग रियल नंबर ही यूज करते हैं, और जिसको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन पे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो वो समझिए कि वो क्या है, रियल नंबर। जैसे कि आप लोग करते हैं यहाँ पे 0 1 2 टिल 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 कहाँ तक, पॉजिटिव इंफिनिटी। देन इधर -1 -2 टिल माइनस इंफिनिटी। इसके बीच में क्या आ जाता है, 1.5 आ जाता है, 2.5 आ जाता है, जो कि फ्रैक्शन है। वो भी हम क्या करते हैं, इस नंबर पे डिनोट कर सकते हैं। तो जो भी नंबर आप फिजिकली यूज करते हैं डे बाय डे लाइफ में वो नंबर्स रियल नंबर्स होती हैं। और ये रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्या डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस वैसा है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आगे जब भी इरैशनैलिटी प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा वहां पे आप काफी इजी महसूस करेंगे। सो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर तो आप समझ लिए कि जो भी नंबर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये भी हो गया, देखिए नंबर सिस्टम अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है, एक होता है रियल जिसको कि हम यूज करते हैं और दूसरा होता है इमेजिनरी। अच्छा, रियल और इमेजिनरी का क्या मतलब है? रियल नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इमेजिनरी नंबर जो नंबर होते हैं कहाँ पे, हमारे इमेजिनेशन में। अब आप बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर तो हमें पता ही नहीं है एक भी, तो क्या मैं एक आपको एग्जांपल दे सकूं इमेजिनरी नंबर का? तो चलिए हम कोई भी एक नंबर जेड लेते हैं, कोई भी एक नंबर, जस्ट मैं डिनोट कर रहा हूं जेड से, 5 + 3i। अब इसमें क्या हो गया, ये दो पार्ट है, एक ये रियल हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, 3i। आई इज स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी। सो इसको, ये कंप्लीट नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है उस पे हम फोकस करेंगे। सो हमारा जो टारगेट है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन नंबर चीजों से बन के हुआ है, मिला हुआ है? एक रैशनल नंबर और दूसरा क्या है, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर वैसे नंबर जिसको कि हम बट्टे के फॉर्म में लिख सके, जिसको कि स्टैंडर्ड बुक के तौर पे हम क्या पढ़ते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। वैसे नंबर जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 8/5 या 5/8। सो ये सारे नंबर क्या हो गए, ये सारे नंबर रैशनल नंबर हो गए जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या सिर्फ यही फ्रैक्शन वाले नंबर ही रैशनल नंबर हुए? नहीं। आप जीवन में जो भी नंबर आप लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं, टू, टू क्या है? वैसे तो एक इंटीजर है, फिर इवन नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हमेशा इसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है। तो जिस भी नंबर को हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इन
सिंपल वे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और कंडीशन है कि वो नंबर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब 3/2 क्या हो गया भाई? तो इसको हम 1.5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है लेकिन सेम ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1.323232 वैसे वैसे चलते जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है चीजों को। तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। इसी में एक नंबर आता है इरैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या हो गया बताइए? इरेशनल नंबर क्या हो गया आपके पास? जैसे कि √2, √5, √8 वैसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल रूट जैसे एग्जाम्पल पाई, पाई इज अ 22/7, आप सब जानते हैं। अब ये क्या होता है, 22/7 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो एक वैसा चीज आएगा जो कि कभी भी एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब जिसका कभी भी टर्मिनेशन नहीं होता, वो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अगर देख लीजिए 22/7 तो क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21, देन 1, देन अगेन 3, तो 7 4 जा 28, 1 4 3 7 ब्ला 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 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। और इसमें आपने एक और चीज देखा कि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, मतलब रिपीटेशन का एक पैटर्न नहीं है। सो वैसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। सो आपको पता चल गया कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन है दो बास्केट का, रैशनल एंड इरैशनल। अब रैशनल नंबर में भी क्या होता है? इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। जैसे कि आपने देखा 1 2 3 ये सब क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। फिर नेगेटिव इंटीजर हमने देखा। तो वैसे ही इंटीजर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन क्या, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे 3/2, 1/5, वैसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। वो सब आपको पता है, आपने बेसिक क्लासेस में ये सब पढ़ा होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये बार बार नंबर आपको इस चैप्टर में बार बार रिपीट होने को आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, और बाकी नंबर्स को प्राइम नंबर क्या है, वो सब नंबर को थोड़ा देखते हैं। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि हमारा प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को मैं पी नंबर लिख रहा हूं। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? सो ये वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर हैं जिनको और फर्दर आप छोटा नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखता हूं 2 3 5 7 11 13 17, क्या इसको और आप छोटा फॉर्म में इसके फैक्टर्स के तौर पे या इसको और आप छोटे सिंपल वे में लिख सकते हैं क्या? तो टू, टू का अगर आप फैक्टर देखें तो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। 3 का अगर आप देखें तो या तो 1 होगा नहीं तो 3 होगा। ये और किसी की टेबल में नहीं आते हैं नंबर्स। 7 या तो 1 होगा नहीं तो 7 होगा। और किसी की टेबल में नंबर मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। तो वैसे नंबर जिसका जिसका फैक्टर सिर्फ 1 या तो 1 हो और ये नंबर इटसेल्फ हो। सो वैसे नंबर को आप क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर, इसमें अभी आप जब आगे देखेंगे अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा। सो इन नंबर्स के फॉर्म में हम दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम आप समझ गए, तो को प्राइम का क्या मतलब हो गया? प्राइम आपने समझा कि प्राइम में सिर्फ और सिर्फ वो नंबर ही रहता है और किसी भी टेबल में वो नंबर्स नहीं आते हैं। तो या तो एक होगा या फिर वो नंबर होगा। अब को प्राइम नंबर कैसे होते हैं? तो को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर्स
को प्राइम मतलब को मतलब साथ वाले, ऐसे दो नंबर्स जो कि जिसके अंदर कॉमन और कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5। अब 3 एंड 5 जो है वो किसकी टेबल में आएगा? किसी ऐसे नंबर के टेबल में आएगा जो जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हो? नहीं। तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ एक है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 और 3। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 एंड 5। मतलब ये दो ही के टेबल में आएगा। एक तो 1 जो कि कॉमन रहेगा और ये अपने आप के टेबल में आएगा। मतलब इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या होगा? 1 होगा। तो वैसे दो कपल, वैसे दो नंबर्स जिसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 मिले, वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो कई बार ऐसा लिखने को आता है कि जो रैशनल नंबर होता है जिसको आप p बाई q के फॉर्मेट में लिखते हैं, उसका कंडीशन रहता है कि दोनों p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये क्या रहता है? को प्राइम नंबर रहता है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2/0 हो जाए तो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। सो हम कभी भी किसी भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारा जब भी रैशनल नंबर हम लिखेंगे p बाई q के फॉर्मेट में, वहां पे p क्या रहेगा? p हमेशा कोई इंटीजर रहेगा और q भी एक इंटीजर रहेगा, लेकिन p एंड q एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? को प्राइम रहेंगे। मतलब और इन दोनों नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इरैशनैलिटी को प्रूफ करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड है उसके तहत हम जानेंगे कि P एंड Q को प्राइम नंबर है और इसी बेसिस पे हम प्रूफ करेंगे इरैशनैलिटी को। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, प्राइम नंबर आपने सीख लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिसका की जो किसी और की टेबल में ना आता हो और जिसका सबसे कॉमन चीज क्या होता है? 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ होता है और किसी के टेबल में वो नहीं आता है। वैसे नंबर को आप प्राइम नंबर बोलेंगे। को प्राइम नंबर बोलेंगे एक कपल ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो, देन विल कॉल दैट नंबर एज ए को प्राइम नंबर। अब आते हैं, एक कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर जब हम लिखते हैं, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर जिसका फैक्टर, यहां पे आपको क्या फैक्टर दिखा? सिर्फ 1 एंड दैट नंबर। बट कंपोजिट नंबर जैसे 8 ले लीजिए। अब 8 को क्या आप लिखेंगे? 1, 2, मतलब 1 की टेबल में भी 8 है, 2 की टेबल में भी 8 है, 4 की टेबल में भी 8 है। ठीक है? एंड 8 की टेबल में भी 8 है। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर होंगे, जैसे 16 आपने ले लिया, तो आप क्या लिखेंगे? या 20 ले लिया आपने, तो इसको क्या कैसे आप फैक्टराइज़ेशन करेंगे? तो एक तो फैक्टराइज़ेशन का जो मेथड आपने सीखा होगा कि 2, 8 देन 2 4 देन 2, 2 मीन्स 2 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2। तो ये तो हो गया, चलो सबके यहाँ पे मल्टीपल 2, 2 आ गया। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Just a minute, let me insert one new slide. ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम 60 विल टेक एज एग्जांपल एज ए 60। अभी 60 को हम फैक्टर करते हैं, सो 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। सो अगर आपको नहीं आ रहा है या अगर बड़ा नंबर है, सो यू जस्ट चेक विल स्टार्ट फ्रॉम 2। 2 की टेबल में 60 है क्या? ऑफ कोर्स है। 2 की टेबल में 30 है क्या? ऑफ कोर्स है। देन 2 की टेबल में 15 नहीं है, तो 3 की टेबल में चेक करेंगे, यस है। तो अभी कुछ और नहीं है, तो 5 यहाँ पे आ गया। सो 5 मतलब हमारे पास फैक्टर्स क्या-क्या आ गए इसके? 60 के फैक्टर 2, 2, 3, 5। 2, 2, 3, 5 मीन्स मोर देन 1, मोर देन 2 फैक्टर्स। बेसिकली मोर देन 2 फैक्टर्स जहां भी मिले वो सारे नंबर कंपोजिट हो जाते हैं। जिस भी नंबर में, जिस भी नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा हो, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया तीनों नंबर। जस्ट एक बार मैं रिवीजन करता हूं कि
आपने देखा प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ जो उसके फैक्टर होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ होगा। को प्राइम नंबर में उसमें दोनों में कोई भी ऐसे फैक्टर कॉमन नहीं होंगे एक्सेप्ट 1 के, 1 ही सिर्फ कॉमन होगा। और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर जिसका कि फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है? तो ये 3 नंबर क्लियर हो गया। क्योंकि ये देखिए ये सब चीज़ें जो बेसिक होती हैं वही चीज़ें आपको बार-बार परेशान करती हैं। जिसके ऊपर आप फ़ोकस नहीं करते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ों पे आपने ध्यान ज़्यादा नहीं दिया रहता है। ठीक है? अब चलिए आते हैं हम डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम मतलब बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक थ्योरम है जिसको आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचिए कि एक कोई कंपोजिट नंबर है, कोई भी बड़ा-सा नंबर है, उस नंबर को आप प्राइम फैक्टर मतलब अभी जैसे आपने प्राइम नंबर जो देखा, उस प्राइम नंबर के फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक बड़ा नंबर लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया 100। अभी 100 को क्या इस नंबर को आप सबसे छोटे प्राइम नंबर्स के फैक्टर के तौर पे लिख सकते हैं? तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। क्या कहता है कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कंपोजिट नंबर ले लीजिए, उसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के तौर पे, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिखना है। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हमें पता नहीं है 100 का, तो 100 का फैक्टराइज़ेशन हम करते हैं। सो 2 की टेबल में 100 है, ऑफ कोर्स है। 50 टाइम्स में 2 की टेबल में 50 भी है, ऑफ कोर्स है। देन 3 की टेबल में नहीं है, 4 की टेबल में 25 नहीं है, देन 5 की टेबल में 25 है, ऑफ कोर्स है। सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टर? मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दूसरे तो शब्दों में ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2 बार इंटू 5 टू द पावर 2 टाइम्स। मतलब 2 क्या है, 5 क्या है यहाँ पे। तो आपको याद होगा कि 2 एंड 5, 2 is a prime number, 5 is a prime number. Means we have broken down this 100, a composite number, into prime number factors. Means in the multiple of prime numbers. This is nothing but the basic fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic is never mug up this. If it comes in your exam, immediately write कि every composite number can be expressed or factorized as a product of prime numbers. कोई भी आप दुनिया का नंबर ले लो, कोई भी नंबर, टेक एनी नंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी बड़ा हो। सपोज 120 को लेते हैं। चलिए देखते हैं 120 का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फैक्टराइजेशन करने पे। एक फैक्टर ट्री भी रहता है जो भी आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर सिंपल ये मेथड रहता है फैक्टराइजेशन का। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन को रिपीटेड कर दीजिए, वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 की टेबल में ये कितने बार में 60, क्या 62 की टेबल में है, ऑफ कोर्स है। क्या 32 की टेबल में है, ऑफ कोर्स है। क्या 15 2 की टेबल में है, नहीं है। 3 की टेबल में 15 है ऑफ कोर्स है। तो अभी हमने क्या यहाँ पे लिखा है इसका फैक्टर, 2 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 2 टू द पावर 3, 3 बार है तो 3, then 3 is alone, 5 is alone. So now you see and tell me, is this 2 is a prime number? Is this 3 is a prime number? Is this 5 is a prime number? Of course, yes. So prime numbers are building blocks for all the composite numbers in which all the composite numbers can be expressed in a terms of prime numbers. This is what is the fundamental theorem of arithmetic. कभी भी आपको भूलना नहीं है इसको, कि सिंपल सा मैं एक बार रिकैप करता हूं कि जो भी कंपोजिट नंबर है, बड़ा सा बड़ा कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स। सिंपली इतना याद रखना आप, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है। अगर एलसीएम एचसीएफ पूछ दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछा तो कब निकालना है। अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए क्या लिखता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, और एचसीएफ का देखिए क्या लिखा जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस आपको बताऊंगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस, कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कई बार लोग इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आपको दो नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 एंड 40 दिया गया है, 60 एंड 40 दिया गया है, तो इसका बोल दिया गया एलसीएम निकालो। अभी आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है एलसीएम का मतलब वो नंबर हुआ, वो नंबर आएगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स आप यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे वो नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे वो नंबर आएगा जो कि 60 के भी टेबल में होगा और 40 के भी टेबल में होगा। यहाँ पे वो नंबर आएगा जो दोनों के टेबल में होगा। तभी हम बोलेंगे कि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, इन दोनों के टेबल में आएगा। अब चलिए 60 को हम ब्रेक करते हैं। 60 को हम क्या फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, 2 इंटू 30, 2 इंटू 30, देन 30 को हम फिर से लिख सकते हैं 2 इंटू 15, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। सो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, हमने क्या किया, इसको प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर दिया। अब 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 20, 20 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10, 10 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 टू द पावर 3 एंड 5। सो हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि 2 3 टाइम्स है यहाँ पे, सो हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। और यहाँ पे 5 क्या है, 1 टाइम है, तो हमने 5 को 1 टाइम लिख दिया। यहाँ पे भी सिमिलर 2 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। अच्छा, जब भी एलसीएम निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, तो आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, सबसे जो बड़ा, पहले तो देखना है कॉमन क्या-क्या है और अनकॉमन क्या-क्या है। तो एलसीएम जब आप लेंगे उसमें सब कुछ कंसीडर करना है, कॉमन भी कंसीडर करना है, अनकॉमन भी करना है, जो दोनों में ना हो वो भी करना है और जो दोनों में है वो भी करना है। लेकिन अब दोनों में जो है उसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, उस नंबर को आपको लेना है। तो यहाँ 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 है, तो जिसमें बड़ा क्या है, 2 टू द पावर 3, उसको आप ले लेंगे। ठीक है, इसमें अनकॉमन क्या है, 3 3 दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है, तो 3 अनकॉमन है, उसको भी आपको लेना है। और इसका पावर क्या है, 1 है, तो 1 ले लेना है, जो भी मैक्सिमम पावर हो वो लेना है। अच्छा, 5 दोनों में कॉमन है, ऑफ कोर्स कॉमन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों जगह पे 5 है, लेकिन 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो दोनों में मैक्सिमम पावर सिर्फ एक ही है, तो हमने ले लिया। 3 का भी पावर एक था, ये भी एक था। अब हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो 2 का पावर 3 मीन्स 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा, अब आपको नहीं पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सिंपली लगे। 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, या 24 8 3 जा 24, तो 24 5 जा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 24 5 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 एंड 5 टू जा 10 एंड 2 12, सो 120। सो यहाँ पे वो नंबर आया 120। अच्छा देखिए, अब क्या 120 60 की टेबल में है, तो 60 इंटू 2 2 टाइम्स में 120 आता है। क्या 40 की टेबल में 120 है, तो यस, 40 3 जा 120। सो कहने का मतलब है कि आपको वो सबसे छोटा नंबर इनका निकालना है जो कि दोनों की टेबल में हो, वो हो गया आपका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं तो याद रखना है कि इसमें
जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको आप लेते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन यहीं पे बच्चों को आता है, एचसीएफ में हाईएस्ट लेना है पावर या एलसीएम में लेना है। तो पावर हमेशा एलसीएम में हाईएस्ट लेना है, लेकिन लेकिन इन दोनों नंबर का वैसा ऐसा नंबर निकालना है जिसकी जो दोनों की टेबल में हो। ठीक है? होप इतना क्लियर है आपको। अब चलते हैं हम एचसीएफ पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है? तो अभी जैसे फिर से एग्जांपल वही देखते हैं, 60 एंड 40। तो 60 को हम क्या लिखे थे ऊपर में? 2 2 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू द पावर 3, सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 4 5 जा 23 जा 60। और इसको हमने क्या लिखा था? 2 टू द पावर 3 8 इंटू 5। ठीक है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालते हैं, एचसीएफ जब आप निकालते हैं, तो आप क्या निकालते हैं? हम वो नंबर निकालते हैं, हम कौन-सा नंबर निकालते हैं? वो नंबर निकालते हैं जो कि दोनों को दोनों को इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो चलिए देखते हैं क्या है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन। दोनों में मतलब 60 का फैक्टर और 40 का फैक्टर लिखने के बाद दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें आप अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें कॉमन क्या है? 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। लेकिन एलसीएम में हमने क्या किया था? एलसीएम में हमने सबसे हाईएस्ट पावर लिया था कॉमन होने का, और जो नहीं कॉमन था वो भी हमने लिया था। एचसीएफ में क्या करना है? उल्टा करना है। एचसीएफ में क्या करना है? जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेना है। तो सबसे पहला तो आपको क्या लेना है? सिर्फ कॉमन वाली चीजों को लेना है जिस दोनों में कॉमन हो। कॉमन इन बोथ। तो इसमें क्या है कॉमन? और जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर लेना है। लोएस्ट पावर लेना है। तो जैसे इन दोनों में क्या है? इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो छोटा कौन सा है? 2 टू द पावर 2 है, तो उसको हम ले लेंगे। अभी इसमें 3 क्या कॉमन है? तो 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम 3 को नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। 5 कॉमन है दोनों में? यस कॉमन है। क्या यहाँ पे पावर कौन किसका पावर सबसे छोटा है? तो दोनों में एक ही पावर है, तो हम क्या ले लेंगे? एक ही ले लेंगे। तो अब हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया? 2 to the power 2 means 4, 4 5 जा 20। तो 20 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। 22 जा 40, 22 जा 60, 23 जा 60। तो यहाँ पे एग्जाम हैक देखिए क्या है। एग्जाम हैक यहाँ पे यही है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन में आप ये एग्जांपल ये एचसीएफ यूज करेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एक एरे दिया है या एक बॉक्स दिया है, उसमें आपको मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालना है जो कि उसमें उस बॉक्स में रो एंड कॉलम में फिक्स हो सके। एलसीएम किस टाइप के क्वेश्चन में लगाने हैं? तो कई बार बोला जाएगा कि राम और श्याम एक फील्ड का चक्कर करने रनिंग के लिए स्टार्ट किए। राम 10 मिनट बाद में स्टार्ट किया, श्याम और राम दोबारा कब मिलेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम करना है। और जब भी एरे, लिस्ट, हाईएस्ट ऐसा क्वेश्चंस आए, तो उसमें आपको क्या करना है? या ग्रुपिंग करना, अरेंजमेंट करना, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एचसीएफ करना है। इसको हम और अच्छे से सीखेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, विल अंडरस्टैंड इन मच बेटर वे। अच्छा, दो चीजों को अगर इमीडिएटली दो चीजों का एग्जांपल ये दिया हुआ है। सपोज एक का एचसीएफ दिया हुआ है और एक का एलसीएम दिया हुआ है। एक नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या होगा? ये दो नंबर दिया है, बोल रहा है कि 40 एंड 60 है, जिसका एलसीएम जो है 120 है, तो एचसीएफ जो है वो क्या होगा? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। अब जैसे 60 और 40 है, तो एचसीएफ दोनों मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 60 एंड 40 इज इक्वल्स टू
दोनों नंबर मतलब 60 एंड 40 का मल्टीपल। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया, आपके पास क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है। तो आप लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ 60 40 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कितना दे दिया 120 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 40। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 60 40 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 120। तो इसको अगर आप डिवीजन करते हैं तो आपके पास क्या आ गया 20। तो एचसीएफ ऑफ 60 एंड 40 इज इक्वल्स टू 20। होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि देखिए अभी हमने निकाला था यहाँ पे एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकाला था 20 निकाला था। लेकिन अगर हमें दो नंबर गिवन हो, पता हो नंबर्स, और उनका या तो एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, या फिर एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली तीन नंबर का भी होता है बट दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, उसका भी एक फॉर्मूला है बट दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज, सो हम पढ़ाई नहीं करेंगे अभी उसमें। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का क्लियर हुआ आपका। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट आता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड हो सकता है क्या। तो कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल कई बार आपको ऐसा दे देता है 6 टू द पावर n और बोलता है कि कैन दिस नंबर एंड्स विद जीरो फॉर n इज इक्वल्स टू एनी नंबर, फॉर एग्जांपल n 1 2 3 4 5, n इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल कोई भी नंबर के लिए क्या 6 टू द पावर n का यूनिट डिजिट जीरो हो सकता है? ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार। तो आप बताइए क्या हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं जीरो आने के लिए, फॉर एग्जांपल 10 20 यूनिट प्लेस पे जीरो आने के लिए, फॉर एग्जांपल लेता हूं कि 10 20 30 40 या 100 200 500 यूनिट प्लेस पे जीरो होने के लिए एक बार चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 इंटू 5 10, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 5 10, यहाँ पे क्या हो गया 2 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 100। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर फैक्टर में जीरो पे एंड होने के लिए मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 होने ही होने चाहिए। तो वैसा कोई भी नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 एंड 5 नहीं आ रहा है, सो दैट नंबर नेवर गोइंग टू गिव जीरो एट यूनिट प्लेस, दैट इज फॉर श्योर। अंडरस्टूड। सो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जांपल 6 के ऊपर n के जगह 1 लगाया तो हमने क्या मिला 6 मिला, 6 n के जगह 2 लगाया तो 36 मिला, वैसे ही 6 का क्यूब 216 मिला। वैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, क्या यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कभी भी जीरो आएगा? तो नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम आगे और बढ़ते जाएं 6 टू द पावर 4 5 6 7 8, क्या कभी आ सकता है? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। क्या है जो हमारा प्री कंडीशन है कि 2 होना चाहिए एंड 5 होना चाहिए, दैट इज मस्ट टू गिव जीरो एट यूनिट प्लेस। क्या यहाँ पे 2 है? तो है। क्या यहाँ पे 5 है? तो 5 कहीं भी और नहीं दिख रहा है। दिस इज 3 नॉट 2 नॉट 5। सो 2 है लेकिन 5 नहीं है, जो कि प्री कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है कि 5 होना ही चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में टू गिव द यूनिट प्लेस एज ए जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। So here we can conclude that for any value of n, 6 cannot give unit place 0। अंडरस्टूड। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 8 का पावर n आ जाए, 10 का पावर n आ जाए, जहां भी आ जाए और यूनिट प्लेस पे पूछे, तो अगर उसके प्राइम 10 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इफ यू आर गेटिंग 2 एंड 5 इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट विल बी योर number which can give unit place as a zero। Okay, very good concept. This is moving to the next concept, proof of irrationality। अब ये एक जो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है, ये हमेशा किसी ना किसी तौर पे आपको क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ ऑफ 5।
रूट 5 इज इरेशनल। एक बेसिक इसका मेथड है जो वेरी वेरी पॉपुलर मेथड है कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का क्या मतलब हो गया कि हमको बोल रहे हैं प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। तो अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि ये नंबर इरेशनल नहीं, ये नंबर रैशनल नहीं है, तो इट इट बिकम्स ऑटोमेटिक एज ए इरेशनल नंबर। ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है। तो अब प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में अगर हम जाते हैं, सो रूट 5, लेट हम कंसिडर करते हैं रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। 5 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या पहला स्लाइड में पढ़ा था कि रूट 5 को वी कैन राइट एज ए फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और वी कैन राइट ए फॉर्म ऑफ a बाई b। ठीक है, मतलब हम फ्रैक्शन के तौर पे इसको लिख सकते हैं, वेयर वेयर a एंड b। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यही लिखो कि रूट 5 इज इक्वल्स टू रूट 5 को आप a बाई b के फॉर्म में लिख दो। मतलब a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, वेयर a एंड b आर को प्राइम, तभी ये रैशनल नंबर होगा। जैसा कि हमने उस एग्जांपल में फर्स्ट स्लाइड में देखा था। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ए और बी क्या है, एक ए एंड बी क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का क्या मतलब हो गया कि इट हैज नथिंग कॉमन एक्सेप्ट वन, नथिंग कॉमन इन बिटवीन दिस टू नंबर एक्सेप्ट वन। मतलब वन के अलावा इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जैसे 2/3 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, ऐसे नंबर a बाई बी के फॉर्म में यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, रूट 5 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए, और हम बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब हमने स्क्वायर किया, रूट 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, एंड b इंटू बी इज बी स्क्वायर, वेयर इज ए स्क्वायर। यहाँ पे एक फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का एक अगला थियरम ये है, ये भी कहता है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उसके नॉन स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देख लीजिए, अगर 2 है, 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 कैन डिवाइड 8 स्क्वायर, बराबर है 8 8 जा 64। सो 2 मस्ट डिवाइड 8। अगर 2 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। This is the second theorem of fundamental theorem of arithmetic, in which it states that if a number is dividing its square, that number must divide the without square वाला number. So example के तौर पे ये मैंने लिया है, you don't need to write this in exam. ठीक है, so I'm just erasing this. So इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 5b square is equals to a square. It's mean अभी a square को, ए स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या क्या हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर, इस तौर पे लिखा हुआ है। और ध्यान से समझना, मतलब 5 इज व्हाट, नथिंग बट ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 5 इज नथिंग बट ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर को हम वैसे ही लिख रहे हैं ना, 10 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 5। लाइकवाइज 2 इंटू 5 मतलब 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये नंबर इस ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर भी ऑल्सो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना। ओके, सो जस्ट आई एम गिविंग यू द अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपको परेशानी ना हो कि ए स्क्वायर को हम 5 इंटू बी स्क्वायर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर।
Okay. Now another assumption is, can I write A is equals to 5C. A is equals to 5C. Why 5 I have taken? Why 5 I have taken? Why cannot 2, 3, 4? Because I am seeing here it is a factor of 5 in B here. So I'll take this assumption that A, which is equals to 5C. Now put this value in this equation. For example, this become equation number 1. So what I can put instead of A, I can write 5C is equals to 5 into B square. Now we here 25C square is equals to 5 into B square. Okay. Now if you'll just 25C square is equals to 5B square. Now if we'll cut this, so what is there? 5C square is equals to B square. Means B square can be written as 5 into C square. Means 5 is dividing this B also. 5 is dividing this B also. So what is here, you can conclude that, see, what was our assumption? Our assumption was A and B are co-prime. Co-prime means there was not a single number common between them except 1. But here we can see that this 5 is dividing B square as well. This 5 is dividing A square को हमने क्या लिखा था 5 into B square. This 5 is dividing A square as well. Means these 5 are common factor between A and B. This that our assumption of considering A and B as a co-prime is wrong. Means what we have suggested that root 5 was a rational number was wrong. Was wrong. So hence it is proof that root 5 is a irrational number. An irrational number. तो आपको जस्ट मैं बेसिक आपको समझाने के लिए आई जस्ट टुक सो मच टाइम. सो जस्ट आई एम रिकैपिंग इट. इट इज वेरी इजी. सो रूट 5, रूट 2, रूट 3 कुछ भी पूछ दे आपसे, तो आपको क्या लेना है कि एक assumption लेना है कि let root 5 be a rational number. But rational number can be written as a form of fraction, numerator and denominator. So I have considered two numbers A and B. I have written. But for becoming this rational, A and B should be a co-prime. So आपको यही प्रूफ करना है कि A and B co-prime नहीं है इस केस में. So what you'll do, you'll just do adjustment by squaring them both side, and then once you'll get to this number, you understood that if 5 is dividing A square, 5 will divide A as well. So for A, the factor, one factor is 5. Other than 1 is, one factor is 5. Now you will assume A is 5C and you just put the value of A into this equation, and you will come to know that this B square have also a factor 5 as a common. So 5 is a number which is dividing B square as well, which is dividing A square as well. So these two numbers is common between A and B. This states that A and B are not co-prime. It's mean A by B is not a rational number. Root 5 what we have considered as a rational number, वो rational number नहीं है. So if it is not a rational number, it contradict our assumption and become a irrational number. होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया है, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, मोर क्वेश्चंस करेंगे, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. थैंक यू.